Yesterday I have read about a painting of Frederick Chopin which was portrayed in the year 1848, in which we have seen a unique vision of the world. Now, after that, today we will understand the various terms which are associated with the chapter. The very first one is what is the meaning of nationalism in relation to Europe. Here, nationalism refers to sweeping change in the political order. Sweeping change in the political order, that means the people of Europe revolting against the monarchy, the divine theory, and they wanted to bring some changes in the political order. That means here the people were not happy with the rule of monarchy. That's why they were trying to bring changes in the political order. Again, in the context of Europe, nationalism also refers to gain the status of nation, and this was the end result of nationalism. Nationalism. Okay. Now, what is the concept of modern state? Modern state. That means in a modern state, having centralized power. मतलब एक centralized power केंद्र में power होना चाहिए. Now, and the sovereign control over the well-defined territory. Sovereign करने का मतलब है कि वो अपने लोगों के द्वारा शासित हो, उसके ऊपर किसी दूसरे सत्ता का जो है impact ना हो, प्रभाव ना हो. That's why they were demanding, they were raising their voices for sovereign control over a well-defined territory. Now, finally, we have a next term, that is nation status. According to the context of Europe, nation status, that means a particular well-defined territory must be in accordance with the majority of its citizens. Must be in accordance to the majority of citizens. And they came to develop this majority of citizens. क्या करेगा वो एक साथ मिल करके एक कॉमन आइडेंटिटी को डेवलप करने का प्रयास करेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ नेशन status. Now, Ernest Renan, he was a French philosopher, और इन्होंने नेशन के डेफिनेशन को एलाबोरेट किया है, एक्सप्लेन किया है. इन्होंने कहा a nation is the culmination of long past. मतलब राष्ट्र का निर्माण जो है एक लंबी इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, और इंडिविजुअल मतलब उस इतिहास के साथ किसी चीज को पाने में बहुत मेहनत की गई है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए गए हैं, बहुत सारा डिवोशन लगा है, तब जाकर के एक नेशन का स्टेटस प्राप्त होता है, एक राष्ट्र का निर्माण हुआ है. अगर उसी में कहते हैं कि जिस राष्ट्र की बात की जाती है, जिस राष्ट्र की बनाने की बात हो रही है, उसकी एक हीरोइक पास्ट होती है कि वहां की जनता ने इस नेशन को बनाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है, और उसमें बहुत सारे ग्रेट नेम का अपना वहां के जो आदर्श व्यक्ति हैं, आइडियल पीपल थे, उन्होंने अपना योगदान दिया है, उसकी ग्लोरी के लिए वर्क किया है. हैविंग कॉमन ग्लोरीज मतलब लोगों को ये ना लगे कि अलग अलग लोगों का अलग अलग ग्लोरीज डिफाइन हो, कि मतलब एक रीजन नॉर्थ, एक कंट्री का नॉर्थ का रीजन अपनी ग्लोरी अलग कर रखा है. नहीं, सभी लोगों की, चाहे वो नॉर्थ के हो, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, किसी भी डायरेक्शन से वो वहां की जनता हो, सबका एक कॉमन ग्लोरीज हो. इन द पास्ट एंड कॉमन वेल इन द प्रेजेंट, वर्तमान में भी उन्हें बेहतर करने की उनमें जो है इच्छा है. जैसा कि भारत के केस में आप याद कीजिए, जब 1947 में भारत की आजादी हुई थी, तो मिडनाइट, अब लोगों ने पढ़ा होगा स्पीचेस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो रात को 12 बजे ही लोगों के, भारत की जनता के नाम संबोधित करते हुए कहा. तो उन्होंने उस पर भी कहा था कि हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना, और इतिहास को याद रखते हुए ही अपने वर्तमान को और बेहतर बनाना है. यहाँ पर भी अर्नेस्ट रेनन उसी फिलॉसफी को डिफाइन कर रहे हैं. यानी पहले अर्नेस्ट रेनन ने इस फिलॉसफी को डिफाइन किया है,
बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में उसी बात को अलग अंदाज में कहा था। The next term is plebiscite. Plebiscite, that is direct vote. Direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. That means plebiscite is just a direct vote. जिसमें लोगों से ये कहा जाता है किसी भी आइडियाज को, पॉलिसीज को या फिर कोई पार्टिकुलर इश्यूज के ऊपर वोटिंग करने के लिए आइदर उस पार्टिकुलर आइडियाज या पॉलिसीज को एक्सेप्ट किया जाए या फिर रिजेक्शन। मतलब इस वोटिंग में सिर्फ हाँ या ना का आधार होता है। आइदर उस पॉलिसी को या आइडियाज को क्या होगा, स्वीकारा जाएगा या उसे नकार दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्लेबिसाइट। Now the next topic, next page, we have a new topic, that is the French Revolution and the idea of the nation. So before starting, you all have read in class 9, आपने class 9 में पढ़ा है कि French Revolution कब शुरू हुआ है। French Revolution 14 जुलाई 1789 को हुआ था और 1789 तक पूरी फ्रांस जो है एक एब्सोल्यूट मोनार्की के अंतर्गत में थी। आप लोगों ने पढ़ा और till 1789 the France was ruled by Louis XVI. He belonged to Bourbon dynasty. Louis XVI was the ruler at the French Revolution. Now by this time it is well known that Louis XVI was the absolute monarch of France. That's why he holds all the power of legislature, executive and judiciary. All this power was held by Louis XVI. Now recall the history of France, about the society. We have already read in class 9 that Society of France was divided into 3 segments. 3 भागों में बांट दिया गया था। एक कहलाया फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, क्लर्जी, नोबल एंड कॉमन पीपल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट को एक स्पेशल दर्जा दिया गया था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था। टैक्सेस जो है फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से नहीं दी जाती थी। जितनी भी प्रकार की टैक्सेस फ्रांस में थी वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर के द्वारा ही लिया जाता था और इन्हें मेंबर ऑफ फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को बर्थ राइट, जन्म के अधिकार पे भी कुछ छूट, रियायतें दी गई थी, दिया गया था, प्रेफरेंशियल दिया गया था। लुई 16 जिस समय राजा बना था उस वक्त फ्रांस की जो हालात थी वो बहुत ही दयनीय थी। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो था बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि 100 इयर्स ऑफ वॉर बिटवीन फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लगातार युद्ध होते रहते थे और इस युद्ध की वजह से फ्रांस का जो कोष था, फंड, उस वहां की इकोनॉमिकल सिचुएशन बुरी हो गई थी। दूसरा है इनका लुई 16 और इनके वाइफ का लाइफ स्टाइल भी जो है बहुत कीमती और खर्चीला था, एक्स्ट्रावेगेंट था, जिसकी वजह से भी इकोनॉमिकल कंडीशन और भी समाप्त हो रही थी, खराब हो रही थी। और इसी चीज को बेहतर करने के लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने कर्ज ले लिया था, मार्केट से कर्ज उठाया और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो है सपोर्ट करने का निर्णय लिया। इन्होंने ये सोचा कि अगर अमेरिका अपनी आजादी को प्राप्त कर लेता है और इस वक्त हम अगर अमेरिका को सपोर्ट करते हैं तो वहां हमें व्यापार करने का मौका मिल जाएगा। और उस समय अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, ब्रिटिश का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन हुआ रिजल्ट अपोजिट, अमेरिका हार गई तो फ्रांस भी हार गया और वो सारा पैसा जो खर्च में लिया था वो युद्ध में समाप्त हो गया। अब जो कर्ज लिया था उसके लेनदारों ने उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अपने पैसों की मांग करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से लुई 16 मीटिंग बुलाता है और निर्णय लेता है कि जो पहले से टैक्सेस है उन्हें बढ़ा दिया जाएगा, कुछ नए टैक्सेस को भी क्या कर दिया जाएगा, इंपोज किया जाएगा, ठीक है, लाकर रखा जाएगा और टैक्सेस इनसे वसूले जाएंगे। तो वहां पे स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी। जब कभी भी टैक्सेस वैक्सेस बढ़ाने की बात होती थी स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी। वो मीटिंग हुई
बुलाई गई और इस मीटिंग में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स को भी बुलाया गया। मीटिंग में लगभग फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर थे, सेकंड स्टेट के 300 मेंबर्स थे और 600 मेंबर्स आपके थर्ड स्टेट्स के मेंबर मौजूद थे। परंतु सबसे यूनिक बात ये था स्टेट जनरल की मीटिंग में कि तीनों स्टेट के नाम से एक एक वोट होता था। ठीक है, जैसे लुई 16 ने कहा कि टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ऑलरेडी जो है लुई 16 यहाँ के राजा के द्वारा छूट नहीं मिलती थी तो हमेशा फेवर में होते थे, राजा के पक्ष में होते थे। तो टैक्सेस बढ़ाने के नाम पे इन्होंने हाँ में वोटिंग कर दिया। अब 2 वोट तो पहले मिल चुके हैं, मतलब टैक्सेस हर हाल बढ़ाई जाएंगी, जबकि थर्ड स्टेट के लोग नहीं चाहते थे, लेकिन वोटिंग के वजह से वो हार जाते हैं। जबकि उन्होंने विरोध भी वो करते हैं कि हम वोटिंग करना है, सभी यहाँ पे जितने लोग हैं सभी को वोटिंग करने का मौका दिया जाए, सिस्टम में बदलाव किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लुई 16 ने कहा जैसे इतिहास से पुराने वक्त से होता आ रहा है, हम वैसे ही आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार से वोटिंग हो जाती है और टैक्स बढ़ा दिया जाता है। इसी का जो है ये इमीडिएट काउज रहा है कि फ्रांस की जनता लुई 16 के खिलाफ रिवॉल्ट करने के लिए तैयार हो गई थी और हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना पड़ा था।